750 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे होगा नए आईटी नियमों का असर। केंद्र सरकार ने आईटी से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। संशोधित आईटी नियमों के तहत सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भारत के संविधान के प्रावधानों और देश की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट और अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतों के लिए एक अपीलीय पैनल गठित किया जाएगा जो यूजर्स की समस्याओं का समाधान करेगा। कहा गया है कि ये मंच चाहे अमेरिका के हों या यूरोप के, अगर भारत में परिचालन करते हैं तो उनके सामुदायिक दिशा निर्देश भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों के विरोधाभासी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इन मंचों का दायित्व है कि कोई भी गलत जानकारी, गैर कानूनी सामग्री या विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली सामग्री को 72 घंटे के बीच हटा दिया जाए। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी छठ पूजा की बधाई। पीएम मोदी ने बीते दिन मन की बात के अपने 94वें एपिसोड की शुरुआत में लोक आस्था के महापर्व छठ की पूजा की बधाई देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गाँव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। आगे उन्होंने कहा कि सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। साथ ही यह संदेश भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। छठ का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। सीएम नीतीश ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। गंगा घाट पहुंचे तेजस्वी यादव। 4 दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। आम से लेकर खास तक भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। एक और यहाँ नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के निकट सदस्यों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया तथा राज्यवासियों की सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीघा के मीनार घाट पर जाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर राज्य में सुख शांति की कामना की। इस दौरान उनके साथ उनके परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। नीतीश के बाद अब मांझी भी राजद उम्मीदवार के लिए नहीं करेंगे प्रचार। बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें अब महज 2 दिन शेष रह गए हैं। 3 नवंबर को चुनाव होना है। इसको लेकर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने ही सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट में चोट का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी, तो वहीं अब हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को दूसरा झटका दे दिया है। नीतीश के बाद अब प्रचार से मांझी भी आउट हो गए हैं। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि जीतन राम मांझी आरजेडी के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे। उन्होंने इसके लिए मांझी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। हालांकि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन दोनों जगहों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। प्रशांत किशोर ने बताया भाजपा को रोकने का फॉर्मूला। जनसुराज के अध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता को जो भाजपा दिख रही है वो सिर्फ झाग है, नीचे आरएसएस है। जनसुराज पद यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर के लौरिया में उन्होंने कहा कि मैंने कई राज्यों में भाजपा को हराने में कंधा लगाया है। 10 साल अलग अलग पार्टियों के साथ काम करने के बाद समझ में आया कि बीजेपी को विचारधारा की लड़ाई से रोका जा सकता है। 10 साल अलग अलग पार्टियों के साथ काम करने के बाद समझ में आया कि बीजेपी को विचारधारा की लड़ाई से ही रोका जा सकता है। चाहे 10 साल लगे या 15 साल, इस विचारधारा के विरोध में मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएम ने मुझे कई बार आमंत्रण दिया, फिर मैं नहीं गया। उन्होंने कहा कि जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए जब मुझे पता चला कि मेरी पार्टी ने CAA NRC के पक्ष में वोट किया है, तो मैंने नीतीश कुमार से पूछा कि ऐसा क्यों है। तब नीतीश कुमार ने कहा कि मैं दौरे पर था, मुझे पता नहीं लगा, मगर हम इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे। चिराग पासवान भाजपा के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। लोजपा रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि बिहार में होने वाले दोनों सीटों पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। बीते दिन पटना पहुंचे चिराग पासवान ने एयरपोर्ट पर ही पार्टी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान आज मोकामा में रोड शो करेंगे और कल यानी 1 नवंबर को गोपालगंज में कार्यक्रम करेंगे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि शनिवार की देर रात उनकी मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह
शाह के साथ हुई। करीब 50 मिनट तक की मीटिंग चली। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे बिहार कांग्रेस के इकलौते लोकसभा सांसद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में देश के बड़े बड़े कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं, तो वहीं इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बिहार के इकलौते सांसद डॉक्टर जावेद आजाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ किशनगंज सांसद ने भी पदयात्रा की और राहुल गांधी के साथ बिहार में कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। भारत के वर्तमान सरकार ने भारत को धर्म के आधार पर जिस तरह बांटने का प्रयास किया है उसे अब लोग समझ गए हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी के अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद केएल राहुल के फ्लॉप शो पर आग बबूला हुए फैंस। टीम इंडिया के उप कप्तान केएल राहुल का फ्लॉप शो T20 वर्ल्ड कप में जारी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केएल राहुल के फ्लॉप शो से टीम इंडिया के फैंस भी काफी नाराज हैं। कुछ लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि T20 में सबसे बड़ा फ्रॉड केएल राहुल ही हैं, जबकि कुछ फैंस ने लिखा कि केएल राहुल सिर्फ ऑरेंज कैप के लिए रन बनाते हैं, कभी भी टीम के लिए रन नहीं बनाते हैं। वहीं कुछ ने केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल करने की मांग की है। बता दें कि बीते दिन खेले गए T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका से 5 विकेट से शिकस्त मिली। भारत द्वारा 133 रनों के दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम 2 गेंद और 5 विकेट शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, समाजवादी, विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त नरेंद्र देव का जन्म 1889 में हुआ। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान C.N. नायडू का जन्म 1895 में हुआ। भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष G. माधवन नायर का जन्म 1943 में हुआ। बांग्ला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक सचिन देव बर्मन का निधन 1975 में हुआ। भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध पंजाबी एवं हिंदी लेखिका अमृता प्रीतम का निधन 2005 में हुआ। भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन ने 1966 में पनामा नहर को तैरकर पार किया। बंगाल की खाड़ी में 1960 को आए चक्रवाती तूफान से करीब 10,000 लोगों की जान चली गई। वायरल खबर में आज बात होगी फर्जी वेबसाइट की। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक फर्जी वेबसाइट की। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी वेबसाइट समग्र शिक्षा .org समग्र शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट के रूप में विभिन्न पदों के लिए नौकरी प्रदान करने का दावा कर रही है। PIB ने आगे लिखा कि यह वेबसाइट सरकार से संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी के लिए आप समग्र.education.gov.in को देखें। ट्विटर बढ़ा सकता है 280 कैरेक्टर की लिमिट। ट्विटर पर किसी ट्वीट को करने के लिए 280 कैरेक्टर ही मिलते हैं। इस लिमिट के बाद यूजर्स को शब्दों को कम करना पड़ता है, जिसके कारण यूजर्स को काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब ये परेशानी जल्द दूर हो सकती है। एलन मस्क ट्विटर को संभालने के बाद कई कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ट्विटर अब जल्द ही अपनी 280 कैरेक्टर की सीमा को बढ़ा सकती है। मस्क से यह बात एक यूज़र को जवाब देते हुए बताई है, जिसने उनसे सवाल पूछा था कि क्या हम कैरेक्टर सीमा से मुक्ति पा सकते हैं या फिर इसका विस्तार कर सकते हैं। इसकी सवाल का जवाब देते हुए मस्क ने कहा, बिल्कुल। RRR बनी जापान में रिलीज हुई सबसे बड़ी इंडियन फिल्म। दुनिया भर में करीब 1200 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी साउथ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR को जापान में रिलीज किया गया। 21 अक्टूबर को जापान में रिलीज हुई इस फिल्म को खूब सराहना मिल रही है। ये फिल्म इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन चुकी है। जापान में अच्छी कमाई कर रही RRR फिल्म को 44 शहरों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म जापान में रिलीज हुई सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म को 209 स्क्रीन्स और 31 मैक्स स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक RRR ने जापान में 73 मिलियन जापानी करेंसी की कलेक्शन कर ली है। इस तरह से RRR जापान में हाईएस्ट ग्रॉसर विदेशी फिल्म बन चुकी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धीरज कुमार हिरानी, संजय शर्मा, कुश कुमार यादव, महेंद्र कुमार माही, सुरेश शाह, मृत्युंजय कुमार, अतीक खान, कुलदीप कुमार, मुकेश पासवान, अमन कुमार और रहमान शेख। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि इस महापर्व छठ को आप अपने परिवार के साथ मनाकर कैसा महसूस कर रहे हैं।